हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं डोवर बीच पोयम, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है। और आज हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं और पार्ट फर्स्ट में हम करने वाले हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और जो नेक्स्ट पार्ट जो कल आने वाला है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे इसी पोएम के। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम डोवर बीच का इंट्रो करेंगे और लास्ट में हम जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस पोएम की। तो शुरू करते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में जानना। मैथ्यू आर्नल्ड थॉमस आर्नोल्ड के बेटे थे। थॉमस आर्नोल्ड जो कि इनके फादर हैं वो हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल ऑफ इंग्लैंड के। और जो मैथ्यू आर्नल्ड हैं इनकी स्कूलिंग अच्छी हुई थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हुए हैं। और ये स्कूल में इंस्पेक्टर के रूप में भी रहे और प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड भी रहे। और इनको ग्रेट मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। इन्होंने लिटरेचर, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, रिलीजन सब पर लिखा था। इसके अलावा इन्होंने प्रोज राइटिंग्स लिखी, क्रिटिसिज्म लिखा और रिलीजन एंड फिलोसफी पर इन्होंने एसेज भी लिखे थे। अब बात करते हैं डोवर बीच की। डोवर बीच जो पोएम है वो मैथ्यू आर्नल्ड की जो फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है। मैथ्यू आर्नल्ड बहुत ज़्यादा फेमस जो है राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो जो इनकी फेमस पोएम्स हैं उनमें से एक है डोवर बीच। डोवर बीच में क्या है कि जो ऐसा माना जाता है कि 1867 में पब्लिश होने वाली यह मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम आर्नोल्ड की प्रतिनिधि कविता समझी जाती है, रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड समझी जाती है। और इसमें जो है उन्होंने अपने जीवन के बारे में सामान्य जो दृष्टिकोण है वो शामिल किया है। और हम कल्पना कर सकते हैं कि जो डोवर बीच के पोइट हैं वो जो हैं खिड़की के बाहर झाँक रहे हैं और जो हमारे समाज में, हमारे यहाँ पर जो धर्म में अविश्वास, असंदेह, जो संदेह और अविश्वास पर आ गया है उस पर जो है अफसोस प्रकट करते हुए नज़र आते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स का। ज़रूर देखना, आपको इससे जो है वीडियो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब जो है हम शुरू करते हैं। ये है स्टेंजा 1 और स्टेंजा 1 की जो लाइन्स है वो पढ़ने हैं पहले। द सी इज़ काम टू नाइट, तो द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गोन, द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे। तो जो लाइंस हैं, पहली लाइन है, इसी में जो है पोइट जो है डोवर का जो समुद्र तट है उसके जो रात का जो दृश्य है वो प्रस्तुत कर रहा है। और कहता है कि जो सी है वो काम है, मतलब जो समुद्र है, सागर है, जो सागर है वो शांत है आज की रात। और फिर कहता है समुद्र तट पर चांद सुंदर और तीव्र रूप से चमक रहा है। द टाइड इज़ फुल, टाइड होती हैं लहरें, ठीक है, लहरें भी हैं और जो है चांद जो है वो बहुत तेज़ से चमक रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, और ये यहाँ पर बात कर रहे हैं स्ट्रेट्स का, जो मतलब होता है धरती के दो खंडों के बीच का तंग सागर। और जो फ्रेंच कोस्ट है मतलब फ्रांसीसी किनारा, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डोवर स्ट्रेट के पार कवि फ्रांसीसी किनारा जो है वो देख सकता है, फ्रेंच कोस्ट जो है देख सकता है। द लाइट ग्लीम्स एंड इज़ गोन, और जो लाइट है कभी चमकती है, रोशनी हो जाती है और फिर से चली जाती है, विलीन हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड का मतलब है इंग्लैंड की पहाड़ियाँ। स्टैंड ग्लिमरिंग, ग्लिमरिंग का मतलब होता है चमकते हुए। एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत और बे का मतलब होता है खाड़ी। तो द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे का मतलब है कि डोवर के तट पर इंग्लैंड की जो पहाड़ियाँ हैं वो चांदनी रात में चमक रही हैं, चारों ओर शांति है। इस प्रकार ये पंक्तियाँ सागर तट पर चांदनी रात का सुंदर दृश्य जो प्रस्तुत कर रही हैं। तो इस स्टेंजा में हमने ये पढ़ा कि जो समुद्र है वो शांत है और ये डोवर बीच की बात की जा रही है, रात का समय है और लहरें भी पूरी लहरें भी हैं और इसके साथ जो मून भी है, और जो मून है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रहा है। और यहाँ पर जो है डोवर स्ट्रेट पर फ्रेंच कोस्ट की बात की जा रही है कि फ्रेंच कोस्ट जो है फ्रांस किनारा जो है वो दिख रहा है स्ट्रेट से, डोवर से, डोवर के किनारे से जो फ्रेंच कोस्ट दिख रहा है। और जो लाइट है कभी आती है कभी चली जाती है, और जो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ हैं वो चमक रही हैं और चांदनी रात का सुंदर दृश्य जो है मैथ्यू आर्नल्ड हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेंजा सेकंड,
Come to the window, sweet is the night air, only from the long line of spray where the sea meets the moon-blenched land. Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves suck back and fling at their return up the high strand. Begin and cease and then again begin with tremendous cadence slow and bring the eternal roll of sadness in. तो यहाँ पर जो है स्प्रे का मतलब होता है वोटर या पानी, और मून ब्लेंच्ड लैंड का मतलब है चांदनी रात में सफ़ेद चमकने वाली धरती, और ग्रेटिंग का मतलब है कर्कश, रोर का मतलब है गर्जन या फिर दहाड़ना, पेबल्स का मतलब है स्टोन्स कंकड़, ठीक है, फ्लिंग मतलब फेंकना, स्ट्रैंड का मतलब होता है शोर किनारा, सीज का मतलब होता है टू गेट स्टॉप्ड या फिर बंद करवाना, ट्रेमलेस का मतलब होता है ट्रेमलिंग कांपते हुए, और कैडेंस का मतलब होता है ट्यून या फिर धुन, और एटर्नल का मतलब होता है अनंत तक इनफाइनिट, और नोट का मतलब होता है सुर या फिर ट्यून। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं। कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द एयर। जो पोइट है वो अपनी बिलविड से कहता है कि वह खिड़की पर आए और जो बाहर का इतना सुंदर दृश्य है आज रात का वह देखे। रात्रि की हवा जो है, नाइट एयर जो है वो बहुत शांत है, मधुर है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंच्ड लैंड। जो सागर की लहरें हैं धीरे धीरे जो हैं किनारे की तरफ बढ़ती हैं और चांदनी रात जो है सफ़ेद प्रतीत होती है। ठीक है, लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स विच द वेव सक बैक एंड फ्लिंग। अब ये कहते हैं कि ये जो लहरें आती हैं ये अपने साथ में आवाज़, जो कि आवाज़ करते हुए आती हैं, ये लहरें वापस चली जाती हैं, और जब ये वापस जाती हैं तो जो ये हैं अपने पीछे जो हैं कंकड़ छोड़ जाती हैं। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज। तो यहाँ पर है एट देयर रिटर्न, जाते वक्त जो है वो छोड़ जाती हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन विद ट्रेमेंडस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। तो जब ये लहरें आगे बढ़ती हैं, बिगिन और सीज एंड टू गेट स्टॉप, जब पीछे हटती हैं, ये सब जो है यही चलता रहता है, आ रही है जा रही हैं, एंड देन अगेन बिगिन, यही चलता रहता है, आती हैं वापस जाती हैं। एंड लास्ट लाइन जो ये है विद ट्रेमेंडस सिडन स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, इसका मतलब है कि कवि जो है लहरों की जो मंद मंद आवाज़ है, जो कि मंद मंद आवाज़ है, धुन है, उसको जो है सुनता है। कैडेंस का मतलब होता है धुन, और स्लो का मतलब होता है धीमा। तो जो ये मंद मंद जो आवाज़ आती है लहरों की, ये इनकी आवाज़ को सुनता है और उसे लगता है कि जो ये है उदासी का कुछ भाव लेकर आई हैं, नोट ऑफ सैडनेस लेकर आई हैं, और जो कवि को जो है ये लहरों की मंद मंद आने की आवाज़ उदासी से भर देती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेंजा में हमने ये किया कि जो पोइट अपने बिलविड को बुला रहा है विंडो पर, ताकि वो बाहर की जो शांत और सुंदर हवा है वो महसूस कर सके, और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि चांदनी रात प्रतीत होती है जब जो है सागर की लहरें धीरे धीरे किनारों की ओर बढ़ती हैं, और वो अपने साथ कुछ कंकड़ बाद में छोड़ जाती हैं, और आगे बढ़ना पीछे हटना लहरों का जो यही चलता रहता है, ये कवि सुन रहा है, और ये जो मंद मंद आवाज़ें उसको सुनाई दे रही हैं उसे लगता है कि ये उदासी का भाव लेकर आई हैं। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 3। सोफोक्लीज लॉन्ग एगो heard it on Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. तो यहाँ पर सोफोक्लीज कौन थे? एक दार्शनिक है, फिलोसोफर है। द एगियन मतलब कि ये सी है, द सी। एब एंड फ्लो का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, और टर्बिड का मतलब होता है सैड। माइजरी का मतलब होता है पेन, दुख, और डिस्टेंट का मतलब होता है फार अवे, दूर। ठीक है, अब हम इसकी जो है एक्सप्लेनेशन करते हैं।
तो जो कवि है वो क्या बात कर रहा है, सोफोक्लीज के बारे में। सोफोक्लीज लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द एगियन। जो सोफोक्लीज हैं वो बहुत पहले इस जो ये समुद्र का नाम दिया गया है सागर पर जो है किनारे खड़े होकर सुनते हैं, आवाज़ सुनते, किसकी आवाज़ सुनते हैं, लहरों की। एंड इट ब्रोट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन माइजरी। और जो ये लहरों की आवाज़ सुन रहे थे तो लहरों के उतार चढ़ाव ने उसे संसार में जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं मनुष्य के जीवन में, मनुष्य की पीड़ा में, जो एब एंड फ्लो मतलब जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका जो है, उनकी जो है याद दिलाता है ये लहरों का ऐसे आना। फाइंड ऑल्सो इन साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। अब जो पोइट और पोइट की बिलविड खड़े हुए हैं समुद्र के तट पर, उन्हें भी विचार आते हैं, उनके दिमाग में भी विचार पैदा कर रही है ये लहरें, और लहरों की हल्की हल्की जो आवाज़ है उनमें उदासी भर रही है। ठीक है, तो स्टैंजा थर्ड आपको समझ आया। तो स्टैंजा थर्ड में हमने क्या पढ़ा, सोफोक्लीज हैं, उन्होंने भी द एगियन के किनारे खड़े होकर आवाज़ सुनी थी, और जब उन्होंने ये लहरों की आवाज़ सुनी थी तो उनके मन में ये विचार आया था कि जो मनुष्य के जीवन में दुख पीड़ा है उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको ये विचार आया। फिर पोइट और पोइट की जो बिलविड है वो भी खड़े हैं, उनको विचार आया कि जो ये आवाज़ें उन्होंने सुनी जब मंद मंद, तो पोइट जो हैं उनके मन में उदासी भर गई। ठीक है, ये आया। सोफोक्लीज के मन में मानवीय दुख की याद दिलाई गई, मानवीय दुख याद आया उसे, और पोइट का मन अब उदासी से भर गया। अब करते हैं स्ट्रेंजा 4। इसमें टोटल 5 स्ट्रेंजाज जो हैं हम पढ़ने वाले हैं, इतनी ही है ये पोएम। अब कर रहे हैं स्ट्रेंजा 4। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ श्योर lay like the falls of a bright girdle fall, but now I only hear its melancholy, long withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world. फेथ का मतलब होता है विश्वास, शोर का मतलब होता है कि किनारा, गिरडल का मतलब होता है बॉक्स, फर्ल का मतलब होता है लिपटा हुआ, मेलंकलिंग का मतलब होता है उदास होना, रोर का मतलब गर्जन होता है, विड्रिंग मतलब पीछे हटता हुआ, रिट्रीटिंग भी हटता हुआ ही होता है, और वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, और शिंगल्स का मतलब होता है पेबल्स कंकड़, और नेक्ड का मतलब होता है बिना कपड़े। ठीक है, बिना ढके हुए, ये है। अब हम जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द सी ऑफ फेथ तो वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। तो कवि कहता है कि जो ये लहरें हैं ये पीछे हट रही हैं, इनको देखकर कहता है, इन लहरों की तुलना उसने धार्मिक विश्वास से की है, फेथ से की है, कि कभी विश्वास का सागर भी भरा हुआ था। वॉज वंस टू एट द फुल मतलब विश्वास का सागर भी भरा हुआ था जब वो अपने यौवन पर था। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फॉल्स ऑफ अ ब्राइट गिडल फॉल्ड, बट कभी कभी विश्वास का सागर भी भरा हुआ था, वह अपने जो है यौवन पर था, लिपटा हुआ था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रोर, बट अब उसे सिर्फ क्या सुनाई देता है, इनका जो ये उदासी भरा पीछे हटता हुआ शोर ही जो है वो सुनाई दे रहा है। विड्रॉइंग रोर का मतलब है पीछे हटता हुआ शोर सुनाई दे रहा है। रिट्रीटिंग द बोथ द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजिज ड्रीयर। सागर की लहरें वापस लौट जाती हैं तो पीछे तट पर जो हैं कंकड़ छोड़ जाती हैं। विश्वास की लहरें भी वापस लौट रही हैं और इसके पीछे अपने शुष्क ड्रीयर दुखी संसार के तट पर संदेह और अनिश्चितताएं भर जाती हैं, छोड़ जाती हैं। तो फोर्थ स्टैंजा में हमने पढ़ा कि जो लहरें पीछे हट रही हैं उनके बारे में बात करता है, तुलना करता है धार्मिक विश्वास से, कि एक बार धार्मिक विश्वास भी ऐसा ही था, इन लहरों की तरह पहले भरा हुआ था, समुद्र जो है भरा हुआ था, अपने यौवन पर था, और अब क्या है उसे बस लहरें पीछे हटती हुई सुनाई दे रही हैं। और कवि बहुत उदास हो रहा है इस बात पर, और पीछे अपने क्या छोड़ के जा रहे हैं, बस नेक्ड शिंगल्स मतलब बस ये पत्थर ही छोड़ के जा रही हैं, कंकड़ ही छोड़ के जा रही हैं। ये बात यहाँ पर पोइट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंजा नंबर 5 की।
Stanza 5. Ah, love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light, nor certitude, nor peace, nor help of for pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, with ignorant आर्मीज़ क्लैश बाय नाइट। तो यहाँ पर जो है फ्लाइट का जो मतलब होता है वो होता है भागना, क्लैश का मतलब होता है टकराना, स्वेप्ट प्रभावित होना, और इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, और जो सर्टिट्यूड है इसका मतलब है सर्टेनिटी। ठीक है, अब जो है आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है आह लव लेट अस बी ट्रू। कवि जो है आशा व्यक्त करता है कि संसार की जो मुसीबत है उसका हल है जो वो सिर्फ प्यार से ही हो सकता है। टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड, तो वह कहता है कि प्रेमिका को उन्हें एक दूसरे के प्रति लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। विच सीम्स मतलब पहली नज़र में सब कुछ जो है आकर्षण प्रतीत होता है। टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, मतलब जब हम पहली बार कुछ देखते हैं तो वह हमें आकर्षित करता है, या संसार पहली नज़र में हमें बहुत आकर्षक प्रतीत होता है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, हमें बहुत विविधतापूर्ण, सुंदर और जो है नया लगता है। हाथ रियली नाइदर जॉय नोर लव नोर लाइट नोर सर्टिट्यूड नोर पीस नोर हेल्प फॉर पेन। तो बट वास्तव में इस संसार में ना प्रसन्नता है, ना जॉय है, ना प्यार है, ना लाइट है, ना सर्टिट्यूड, ना निश्चितता है, ना शांति है, एंड नोर हेल्प फॉर पेन, और ना ही आराम है यहाँ पर। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और यहाँ कवि इस संसार की तुलना एक युद्ध क्षेत्र से जो है करता है। स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जहाँ रात के समय एक भयानक युद्ध हो रहा है, मतलब डार्कलिंग प्लेन से जो है कंपेयर कर रहा है, और फिर कहता है ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई भयानक युद्ध हो रहा है और वहाँ अस्पष्ट युद्ध की चिल्लाहटें हैं। ठीक है, अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल मतलब चिल्लाहटें हैं, और अंधेरे में एक दूसरे से जो हैं लड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में संसार में उथल पुथल, संघर्ष एवं दुख है। तो फिफ्थ स्टेंजा में हमने पढ़ा कि कवि आशा व्यक्त कर रहा है कि मुसीबत का हल प्यार से हो सकता है, और जैसा यह संसार में फ़र्स्ट टाइम नज़र आता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पर इतना जोए और सुंदर नहीं है सब कुछ, बट प्रसन्नता, निश्चितता, शांति और आराम नहीं है। और जो है डार्कलिंग प्लेन से संसार की तुलना कर रहा है और कह रहा है कि जहाँ रात के समय एक भयानक युद्ध हो रहा हो। तो जो यह पोयम है डोवर बीच, मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखी गई, इसमें हम देखते हैं और कि जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो अपने युग से ना असंतुष्ट थे, मतलब खुश नहीं थे और डिससेटिस्फाइड थे, और उनका जो विचार था कि इस युग की धार्मिक आस्थाएं खो गई हैं, लोग जो हैं संशयवादी हो गए हैं। और जैसे कि आर्नोल्ड का जो टाइम था वो प्रगति का युग था, बट प्रगति सिर्फ जो है ना भौतिक रूप से हो रही थी, आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल नहीं हो रही थी, बल्कि संसार में तो अधर्म फैल रहा था, संदेश, अनिश्चितता, बस यही फैल रहे थे। और पोइट जो है वो बहुत पीड़ा का अनुभव करता है कि मनुष्य के जीवन पर धर्म का जो प्रभाव वो समाप्त हो गया है, आस्था समाप्त हो गई है, और इसी आस्था के खो जाने के कारण मैथ्यू आर्नोल्ड को जो है बहुत अफसोस होता है, और वह अपना अफसोस इस कविता में प्रकट करता है कि अतीत में जो आस्था का सागर था वो भरपूर भरा हुआ था, बट आज अब वो पीछे हट गया है, और इसकी पीछे हटती हुई लहरों का शोर स्पष्ट रूप से वह सुन सकता है। इस शोर में वह पीड़ित मानवता की दुखी आवाज़ सुनता है। इस प्रकार जो मैथ्यू आर्नोल्ड की पोयम लिखी गई है डोवर बीच, इसमें हम जो है आध्यात्मिकता देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी देखते हैं।
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये पोएम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।